गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। तो आज की जो वीडियो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं उसमें हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करने वाले हैं। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम मार्केट में आते हैं ट्रेड करने के लिए, चाहे हम एक ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पर कि हम यहाँ पर कैश में ट्रेड करें, हम यहाँ पर फ्यूचर में ट्रेड करें, हम ऑप्शंस में ट्रेड करें, यानी कि हम कैश में ट्रेड करें या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करें। तो आज इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि आपको किसमें ट्रेड करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब कौन-सा बेटर है आपके लिए और किस तरह से आप उसको डिसाइड कर सकते हो कि कब आपको किस तरह का ट्रेड करना है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी-सी क्लैरिटी लेने की कोशिश करेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे और जब हम ट्रेड लें तो पूरी कन्विक्शन के साथ अपना फ़ोकस उस तरफ करके हम अपने ट्रेड को ले सकें। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना कि जब भी हम कैश में ट्रेड कर रहे हैं या हम फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं, तो उसकी क्या-क्या लिमिटेशंस हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, उसमें क्या अपॉर्च्युनिटी हैं, क्या थ्रेट्स हैं। अब अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, तो ट्रेडिंग करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है एक ट्रेडर के लिए, वो क्या होता है? जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है एक ट्रेडर के लिए, वो ये होता है कि हर अपॉर्च्युनिटी पे आप ट्रेड को प्लान करो, लेकिन इन एनी गिवन सर्कमस्टांसेस कभी भी अपनी कैपिटल को ओवर एक्सपोज्ड रिस्क में लेके मत जाओ। यानी कि अगर मैं इजी शब्दों में बोलूं तो कैपिटल प्रोटेक्शन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए, बिकॉज एक बार अगर कैपिटल इरोड हो जाती है तो रिटर्न तो छोड़िए, पहले उस कैपिटल को ही आपको लाना पड़ता है वापस। और उस कैपिटल को वापस प्राप्त करने के लिए आपको एक अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने पड़ते हैं और उसके बाद जाके आपको कुछ इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए किसी ट्रेड में और आपको उसमें उसकी वैल्यू हो गई 80, तो आपको 20% का लॉस लगा, लेकिन अब इस 80 से 100 तक आने के लिए आपको 25% का प्रॉफिट चाहिए। तब आप पहले अपने ब्रेक इवन कैपिटल पे आओगे और उसके बाद आपको कोई वो प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, वो आगे मार्केट देखेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है एक ट्रेडर के लिए कि अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और अपने लॉस पे, अपने स्टॉप लॉस पे, हर एक ट्रेड का जो स्टॉप फिगर होता है, उस पे फोकस रखना। क्योंकि स्टॉप ही है जो आपके कंट्रोल में होता है। मार्केट में जब हम कोई ट्रेड लेते हैं, तो ट्रेड प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है और उस ट्रेड प्लानिंग का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है कि ट्रेड करे तो करे कौन-सा? एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉजिक है जिस पे हम लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं और वो ये कहता है कि जब भी आप कोई ट्रेड करते हैं तो उस ट्रेड का पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। अब पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होने का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ और वो ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई बाय करके बुलिश ट्रेड बनाया और अगर वो ट्रेड मेरे अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, तो एट लीस्ट मेरे को उसमें ट्रबल ना हो, मेरी उसमें कैपिटल एक अनएक्सपेक्टेड रिस्क के लिए एक्सपोज़ ना हो जाए। और मेरे पास इतना कंट्रोल रहे कि अगर मेरे फ़ेवर में नहीं भी गया, तो मैं अपनी पोज़ीशन को कंट्रोल करके उससे अपने एग्ज़िट को खुद प्लान कर सकूँ, डिस्पाइट कि मार्केट मेरे को उसमें से एग्ज़िट करवा दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि मार्केट अगर आपके अकॉर्डिंग गया तो आप उसका पूरा बेनिफिट लो और अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं गया या आपको ट्रबल दे रहा है, तो आप उसमें से अपना प्लान्ड एग्ज़िट खुद प्लान करके ले सको। अगर आप इस सिचुएशन को पा लेते हो, तो होता क्या है कि मार्केट फिर आपको डरा नहीं पाता है। आप बड़े ट्रेंड को राइड कर पाते हो, हर एक ट्रेड का फुल पोटेंशियल आप ले पाते हो। अब बात आती है कि जब हम ट्रेडिंग के लिए आते हैं, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो हम कैश में ट्रेड करें, दूसरा ऑप्शन होता है कि हम एफएनओ में ट्रेड करें यानी डेरिवेटिव्स में ट्रेड। अगर आप कैश में ट्रेड करते हो, तो आपके हाथ में एक ही कंट्रोल होता है और वो होता है आपका स्टॉप। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 2800 पे रिलायंस को बाय करते हो। अब आप अपना स्टॉप डिफाइन करते हो से 28 2750 का या 2740 का या 2780 का, व्हाटएवर। तो अगर प्राइस वहां पर आ जाता है, देन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन एग्जिट योर कैश ट्रेड विद बाय टेकिंग अ स्टॉप ऑफ 20 रुपीज, 40 रुपीज, 50 रुपीज, वॉट एवर इट मे बी, इट इज डिसाइडेड बाई यू।
एंड आप उस स्टॉप को लेते हो और आप वहाँ से एग्ज़िट कर जाते हो। नाउ देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी दैट द प्राइस अगेन स्टार्ट्स गोइंग अप, क्योंकि प्राइस आता है, ऊपर-नीचे करता है। इट इज़ डायनामिक, इट इज़ वोलेटाइल। तो अगर प्राइस वापस ऊपर जाने लगता है, आपको फिर से कन्फर्मेशंस मिलते हैं, यू मे अगेन एंटर, यू मे अगेन एंड अप गिविंग अ स्टॉप और यू मे एंड अप मेकिंग गुड प्रॉफिट आल्सो। सो दैट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट। बट स्टॉप जो है वो आपके कंट्रोल में होता है। द ओनली बिग डिसएडवांटेज जब आप इसको ट्रेड को करते हो तो उसमें ये होता है कि व्हेन यू आर टेकिंग द स्टॉप, यू आर हिटिंग स्टॉप्स क्वाइट ऑफन एंड उसमें आपका कैपिटल पूरा का पूरा इरोड हो जाता है इन एब्सोल्यूट टर्म्स। फॉर एग्जांपल 20 रुपीज का स्टॉप आपने लिया तो आपका पूरा 20 रुपीज चला जाता है। एंड व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन कैश तो आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग ही पोजीशन को ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2800 में 10 स्टॉक्स लेते हो रिलायंस के, तो 28,000 रुपीज में आप 10 स्टॉक्स में ही ट्रेड कर पाओगे। एंड उसमें अगर आपका स्टॉप लगेगा तो वो एक्चुअल में 10 क्वांटिटी के ऊपर एब्सोल्यूट टर्म में 20 रुपीज का स्टॉप आएगा, विच वुड बी 200 रुपीज, राइट? तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो पोटेंशियल है टू मेक मनी इज वेरी लिमिटेड एंड द रिस्क इज ओवर एक्सपोज्ड टू द ट्यून ऑफ एब्सोल्यूट रिस्क। मतलब 20 रुपए का अगर स्टॉप कटेगा तो पूरा 20 रुपए आपका लॉस हो। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना सीख जाते हो और अगर आप डेरिवेटिव्स के साथ दोस्ती कर लेते हो, तो डेरिवेटिव्स आपको ये एडवांटेज देते हैं सबसे पहले कि आपका जो अमाउंट इन्वेस्टेड है उसमें आपको एक इनबिल्ट लेवरेज मिलता है विदाउट एनी इंटरेस्ट कॉस्ट, और उस लेवरेज को आप यूज कर सकते हो टू मैक्सिमाइज योर रिटर्न्स। एंड द बेस्ट पॉसिबल थिंग इज कि इवन इफ द ट्रेड गोज अगेंस्ट योर डायरेक्शन, यू हैव अ पॉसिबिलिटी टू रिड्यूस योर स्टॉप। मतलब आपने अपना स्टॉप सपोज 20 रुपए का डिफाइन किया था, एंड अगर आप डेरिवेटिव्स में ट्रेड कर रहे हो तो यू मे टेक अ एग्जिट बाय ओनली गिविंग अ कपल ऑफ पॉइंट्स। से अगर 20 रुपए का स्टॉप हिट भी कर गया, आपने 2 रुपए या 3 रुपए का आपको लॉस हो। बट इट इज ओनली पॉसिबल जब आप इसको डेरिवेटिव्स के साथ ट्रेड करते हो, उसके उसमें मिला के ट्रेड करते हो। तो इट बिकम्स अ very, you can say a deadly ammunition which you can use in your for your trading on regular basis. The only challenge is कि आपको उसकी बेसिक इंट्रिकेसीज के बारे में पता होना चाहिए। आपको उसके बारे में यू मस्ट नो हाउ कि वो कब कहाँ कैसा बिहेव करेंगे, कौन सा ऑप्शन आईटीएम है, ओटीएम है, एटीएम है, फ्यूचर्स हैं, कब कौन सा पेयर बनता है कॉल का, पुट का, फ्यूचर का, आईटीएम ओटीएम के साथ। तब जाके वो आपको एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाता है जिसमें मार्केट आपको ट्रबल नहीं कर सकता है। आप पूरी तरह से अपने ट्रेड के कंट्रोल में होते हैं। और जब तक आप ये कंट्रोल अपने ट्रेड पे नहीं बनाओगे, तब तक आपको मार्केट वो प्रॉफिट्स या वो रिजल्ट नहीं देगा जिसके लिए आप यहाँ पर आए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम ट्रेड करते हैं तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि आपको अपने ट्रेड के साथ एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। मार्केट में आप पैसा लगा के छोड़ सकते हो ओनली इफ यू आर अ इन्वेस्टर। अगर आप एक ट्रेडर हो और आप सोचते हो कि मैं यहाँ पर अपना पैसा लगा के छोड़ देता हूँ बिकॉज़ मैंने एक हेज में पोज़ीशन बनाई है एंड वो अब अपना ध्यान रखेगी, तो आप गलत हो, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता कि ट्रेडिंग में भी आप अपना पैसा लगा के छोड़ सकते हो और वो आपको डेफ़िनेट रिटर्न्स दे देगा, तो फिर बैंक एफडीज़ में पैसा कौन लगाता? बैंक एफडी में या ट्रेडिंग में या इन्वेस्टमेंट में कुछ तो फ़र्क है ना? तो वहाँ पर यही मेन फ़र्क आता है कि जब आप एक एफडी में इन्वेस्ट करते हो, तो आप उसमें करके छोड़ देते हो और फिर आप अपनी मैच्योरिटी पे उसको रोल ओवर करते हो या मैच्योरिटी बेनिफिट लेते हो। जब आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो, लेकिन आप उसका क्वार्टरली रिवीजन करते रहते हो कि भई कंपनीज़ ठीक है कि नहीं? जो उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो ठीक है कि नहीं? कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है? उसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे हैं कि नहीं? अकॉर्डिंगली आप उनको स्टडी करते रहते हो। उसका लोन बुक, उसका ऑर्डर बुक अच्छा चल रहा है कि नहीं? लेकिन अगर आप ट्रेड में हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई ट्रेड बनाया है जिसमें आप महीने भर का ट्रेड ले रहे हो या आपने एक स्विंग ट्रेड लिया है या शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड लिया है, तो आपको उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ता है। नाउ व्हाट इज़ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट मीन? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है जब आप कोई ट्रेड लेते हैं,
तो हमेशा उस ट्रेड को मार्केट के साथ रिलेट करके आपको अपनी पोज़ीशन को चलाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बुलिश ट्रेड बनाया। नाउ इफ द प्राइस इज़ गोइंग बुलिश, देन यू कैन ट्रेल योर ट्रेड अलोंग विद द स्टेशन दैट यू हैव यूज्ड टू टेक द ट्रेड। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ट्रेड लिया है 20 एसएमए पे, तो आप 20 एसएमए से उस ट्रेड को राइड करिए। कब तक राइड करेंगे? जब तक 20 एसएमए के रूल्स के अकॉर्डिंग वो ट्रेड चल रहा है, आप उसको राइड कर सकते हैं। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका ट्रेड लेने के बाद ट्रेड में एक करेक्टिव वेव आ गई, जैसे कि हम जानते हैं कि प्राइस जब चलता है तो उसमें इम्पल्स वेव आती है, करेक्टिव वेव आती है। तो इम्पल्स वेव क्या होती है? प्राइस को ऊपर ले जाती है, करेक्टिव वेव धीरे-धीरे नीचे लाती है। नीचे आने के बाद फिर वो यहाँ से एक बार फिर से अपना पुराना मूव वापस से रिज़्यूम करती है। तो ये जो पीरियड होता है, ये आपको ट्रबल देता है, किसी भी ट्रेडर को ये मूव ट्रबल देता है। तो इस मूव से आपको कैसे बचना है? इस मूव में अपने ट्रेड पे कंट्रोल कैसे पाना है? ये आपको समझना चाहिए। क्योंकि जब भी हम यहाँ पर ट्रेड में इन्वेस्ट करते हैं, से हमारी एंट्री यहाँ हुई, यहाँ हुई, यहाँ हुई और उसके बाद हम एम तो कर रहे हैं इस रिटर्न को, लेकिन ये जो ट्रबल वाला पीरियड है, तो कहीं न कहीं हमको इतना परेशान कर देता है कि यहाँ पर हम अपने अच्छे ट्रेड से निकल जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इस जगह पे अपने ट्रेड को बना के रखना। उसको बना के रखने के लिए यू हैव टू ब्रिंग योर ट्रेड इन सिंक विद द मार्केट। नाउ व्हाट डज़ इट मीन? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई बुलिश ट्रेड को प्लान किया एंड द प्राइस हैज़ स्टार्टेड गिविंग यू अ साइडवेज़ काइंड ऑफ अ मूव और अ करेक्टिव वेव हैज़ स्टार्टेड। तो ऐसे सिचुएशन में आपको अपने बुलिश ट्रेड के साथ-साथ एक ऐसा ट्रेड उसमें ऐड करना पड़ेगा, जो इस करेक्टिव फेज़ में भी आपको कंसिस्टेंटली छोटे-छोटे प्रॉफिट्स जनरेट करके। होता क्या है, जब आप एक ट्रेड में हैं और आप उसके साथ एक ऐसा ट्रेड ऐड कर देते हैं, जो आपको कंसिस्टेंटली छोटे-छोटे प्रॉफिट्स ऐड करके दे, तो होगा क्या, आप अपने बड़े ट्रेड में कंटिन्यू करोगे जब तक प्राइस अपने ओवरऑल स्ट्रक्चर को ही खराब ना कर दे। और इस छोटे-छोटे करेक्टिव मूव में या जो करेक्शन कंसोलिडेशन का पीरियड होता है, इसमें आप मार्केट से छोटे-छोटे प्रॉफिट लेते रहो। The day when market again resumes the move towards your desirable trend, आप वापस से अपने पुराने जो आपका ट्रेड बनाया हुआ था बुलिश ट्रेड, उसमें कंटिन्यू रहते हो एंड मार्केट आपको तब फुल पोटेंशियल रिटर्न उसका बना के देता है। जैसे मैं आप लोग के साथ आज एक बहुत इंपॉर्टेंट आई ओपनिंग फैक्ट शेयर करता हूँ। सपोज़ आप लोग ने बहुतों ने सुना होगा बुल कॉल स्प्रेड के बारे में। एक बुल कॉल स्प्रेड एक जनरल स्प्रेड होता है जिसमें हम एक कॉल बाय करते हैं, उसके आगे की कॉल को सेल कर देते हैं। जनरली जब हम एक बुल कॉल स्प्रेड बनाते हैं और मार्केट उसके बाद वहीं पर अटक जाता है या थोड़ा नीचे आ जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाता है और उसके बाद वो रिज़्यूम करता है। तो मैं आपको बताऊँ, जब वो वहाँ रुकता है या रिवर्स हो जाता है, यानी कि थोड़ा-सा बेयरिश दिखने लगता है, तो बहुत सारे ट्रेडर्स को मैंने देखा है वहाँ पर अपनी पोज़ीशन से एग्ज़िट कर जाते हैं। जबकि मैं आपको बताता हूँ, एक बुल कॉल स्प्रेड सबसे अच्छा प्रॉफ़िट आपको तभी देता है जब आपने ट्रेड को लेने के बाद वो थोड़ा-सा नीचे आके फिर ऊपर जाए। क्योंकि अगर आपके लेने के बाद वो स्ट्रेट अवे ऊपर जाएगा ना, तो आपका जो ओटीएम कॉल या आगे का ओटीएम कॉल है, उनका ग्रोथ ऑलमोस्ट एट पार होगा या बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होगा एंड आपका प्रॉफ़िट छोटा हो। लेकिन अगर यही मूव हल्का-सा डिप लेने के बाद या हल्के से कंसोलिडेशन के बाद आएगा, तो जो आपका एक्सट्रीम ओटीएम पोज़ीशन होगा, वो अपने प्रीमियम को एक बार काफ़ी अच्छे से ड्रॉप कर देगा। नो डाउट ये वाला भी अपने प्रीमियम को ड्रॉप करेगा, बट क्योंकि ये अभी इस प्राइस से नियर है, तो जब जहाँ आपने पोज़ीशन लिया था, तो ये उतना ड्रॉप नहीं करेगा जितना ये ड्रॉप करेगा, क्योंकि इसमें अभी भी होप है एंड द मोमेंट इट अगेन स्टार्ट्स गोइंग अप, ये वापस से बहुत जल्दी प्रीमियम ऐड कर देगा, लेकिन ये अब प्रीमियम ऐड करने के पहले 2 बार सोचेगा। तो जो आपने बाय किया हुआ है, वो ज़्यादा प्रीमियम ऐड करेगा और जो आपने सेल किया हुआ है, वो कम प्रीमियम ऐड करेगा एंड आपको इस सिचुएशन में मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मार्केट आपको ये देना देना चाहता है, मार्केट आपको ये देने के लिए वहाँ रुकता है, थोड़ा नीचे भी आता है, लेकिन जो लोग सही नहीं जानते हैं या जो लोग डर जाते हैं, वो कहीं न कहीं यहाँ एग्ज़िट कर जाते हैं और उसके बाद वो पोज़ीशन ऊपर चली जाती है और फिर उनको लगता है कि मैं होता तो ये होता, लेकिन वो आप होते ही नहीं ना, क्योंकि आपका इमोशन यहाँ पर गिव अप कर देता है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है एंड इसीलिए ये बहुत ज़्यादा है ज़रूरी है ये जानना
कि जब भी आप किसी भी ट्रेड में हो, तो उस ट्रेड को मार्केट के साथ सिंक में लाके कैरी करने की कोशिश करनी है। जब आप उस ट्रेड को मार्केट के साथ इन सिंक ले आते हो, तो वो ट्रेड आपको इन कंट्रोल रहता है एक तो आपके, और दूसरा वो आपको कंसिस्टेंटली प्रॉफिट जनरेट करके देता है। मार्केट आपके फेवर में चले तो भी आपको प्रॉफिट देगा, मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट देगा। ऐसी सिचुएशन जब आप एक प्राइस के साथ बना लेते हो, फिर वो प्राइस आपको ट्रबल नहीं दे सकता है। और इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए, इस पूरे चीज़ों को, इस पूरे सेटअप को अचीव करने के लिए आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस या डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना होता है। क्योंकि डेरिवेटिव्स हैं जो आपको ये कंट्रोल देते हैं कि अगर ओवरनाइट भी बहुत बड़ा कोई मूव मार्केट में आ गया, तो वो आपके ट्रेड को खराब नहीं कर पाएगा। आपको एक अनएक्सपोज्ड रिस्क के लिए एक्सपोज़ नहीं करेगा। आपका ट्रेड आपके कंट्रोल में रहेगा। यानी कि आप अपने कार के ड्राइवर खुद रहोगे और उसको कोई और ड्राइव नहीं करेगा। ऑलवेज़ रिमेंबर वन थिंग, स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह नहीं है, जहाँ पर आप पैसा लगा दो, स्पेशली अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और आप उस कार का ड्राइविंग का पावर किसी और को दे दो। अगर उस कार को कोई और ड्राइव कर रहा है, तो वो अपने फ़ायदे के लिए उसको ड्राइव करेगा, ना कि आपको प्रॉफ़िट देने के लिए। तो अगर आपको किसी ट्रेड से प्रॉफ़िट चाहिए, तो आपको उस कार का ड्राइवर खुद बनना पड़ेगा। यू नीड टू गेन कंट्रोल ऑफ योर ट्रेड योरसेल्फ एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आपका मैक्सिमम रिस्क इसमें क्या है, एंड यू मस्ट हैव अ डेफिनिट ट्रेड प्लान फॉर ईच एंड एवरी ट्रेड। उस ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग आपको जब भी सपोज आप जब ट्रेड प्लान बनाते हो, तो आप क्या ये डिफाइन करते हो कि मैं यहाँ ले रहा हूँ, इसके ऊपर जाएगा तो मैं ये करूंगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं ये करूंगा, यहाँ रुकेगा तो मैं ये करूंगा। नाउ वंस यू हैव डिफाइंड अ ट्रेड प्लान, कीप इट हैंडी, कीप रिव्यूइंग योर पोजीशन, एंड प्राइस जब आप ऊपर जाए तो आपने जो लिख रखा है वो करिए, जब यहाँ रुके तो जो लिख रखा है वो करिए, नीचे गिरे तो जो लिख रहा है वो करिए। तब वापस से इमोशनली अटैच मत होइए अपने ट्रेड के साथ। नहीं तो आपका आया हुआ प्रॉफिट चला जाता है या लॉस आपका बढ़ता चला जाता है। सो यू मस्ट ऑलवेज स्टिक टू योर प्लान जो आपने डिफाइन किया है व्हाइल टेकिंग द ट्रेड। ये आपको और एक बेनिफिट देता है कि यू डोंट मिस आउट ऑन दी अदर अपॉर्चुनिटीज। वंस यू टेक अ ट्रेड, यू हैव अ डिफाइंड प्लान फॉर इट, यू हैव रिटन इट डाउन कि भाई ये होगा तो मैं ये करूंगा। तो नाउ यू अगेन स्टार्ट एक्टिंग लाइक एन अपॉर्चुनिस्ट। मार्केट में देखिए दूसरी अपॉर्चुनिटी कहाँ है, जहां दूसरी अपॉर्चुनिटी दिख रही है उसको बनाइए, उसके लिए ट्रेड प्लान बनाइए, एंड फिर उसमें अपने ट्रेड को आगे करने की कोशिश करिए। सो अगर आप इस तरह से करते हो, देन व्हाट यू कैन डू इज, आप अपने चलते हुए ट्रेड के साथ इमोशनली अटैच नहीं रहते हो, और आप नए ट्रेड्स को फाइंड कर सकते हो, आप नई अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं करोगे। नहीं तो मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो एक ट्रेड बनाते हैं और फिर उसी ट्रेड के आगे पीछे घूमते रहते हैं। कई बार उसके वजह से वो कोई ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो उनके उनको उनके अच्छे ट्रेड से निकाल देता है और एक गलत लेग ऐड करा देता है उनके हेज, जिससे उनका आने वाला प्रॉफिट और कम हो जाता है। तो उन्होंने सही ट्रेड लिया था, लेकिन बिकॉज़ वो इतना इमोशनली अटैच थे अपने ट्रेड के साथ कि वो उसका पूरा पोटेंशियल ले ही नहीं पाते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी ट्रेड करना है, तो समझ के एक ट्रेड प्लान के साथ ट्रेड को करना है, और उस ट्रेड प्लान को बनाते समय हमको लिख लेना है हर एक पॉसिबिलिटी, और उस पॉसिबिलिटी पे आपका क्या एक्शन होगा। और फिर उसको हैंडी रखना है, प्राइस अगर आपको जिस तरफ का भी मूव दे अकॉर्डिंगली अपने एक्शन को एग्जीक्यूट करना है। आप एक चीज़ को समझिए, हमारे कंट्रोल में क्या है? हमारे कंट्रोल में मार्केट नहीं है, हमारे कंट्रोल में हमारा ट्रेड है। तो अगर हमारे कंट्रोल में हमारा ट्रेड है, तो हम अपने ट्रेड को तो मार्केट के साथ इन सिंक कंट्रोल कर सकते हैं ना, और यही आपको करना है। आपके फ़ेवर में चले पूरा बेनिफिट लीजिए, नहीं चले छोटे-छोटे प्रॉफिट्स रिवर्स ट्रेड करके लेते रहिए। कब तक? जब तक मार्केट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, जब तक प्राइस का स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, जब तक वो अपने करेक्टिव वेव में है, आपको छोटे-छोटे प्रॉफिट लेने। जब वो वापस अपने इम्पल्स वेव को पकड़ेगा, आपको वापस उसको राइड करना है। इट इज़ एज़ सिंपल एज़ दैट, और यही चीज़ करनी है। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, 2024 इज़ गोइंग टू बी अ ट्रेडर्स डिलाइट। तो 2024 में बहुत सँभल के ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। पूरे साल न्यूज़ बेस्ड मार्केट है, पूरे साल इवेंट्स रहेंगे, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स होंगे मार्केट में, एंड इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करके रख सकें इन द ईयर 2024, बिकॉज़
अगर आपने इस साल अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर लिया और ग्रो कर लिया, तो इसका पावर आपको आने वाले फिर 4-5 साल में मिलेगा और वो बहुत अमेज़िंग होने वाली है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस साल ट्रेड करने की कोशिश करिए। फ़ोकस करिए कि आप सीख सकें कि क्या बेस्ट है जो आपको सूट करता है, जो आपके नेचर के साथ मैच करता है। आप कितनी वोलैटिलिटी को आप हैंडल कर सकते हैं, कितना लॉस आप अपने पीएनएल में देख सकते हैं और कितने जब पोज़ीशन आपके अगेंस्ट जाती है, तो कितना इमोशन आप कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके साथ फिर आप रिवर्स ट्रेड्स लेके इंट्राडे में छोटे-छोटे प्रॉफिट्स ले सकते हैं। तो अपने आप को उस सक्षम बनाइए ताकि आप वो कर सकें। एक बार आप वो करना सीख गए, देन आई एम टेलिंग यू, यू विल बी इन 100% कंट्रोल ऑफ योर ट्रेड। आप एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी स्टॉक में कोई भी ट्रेड बना लीजिए, वो आपको प्रॉफिट देगा। कोई भी ट्रेड बना लीजिए वो आपको देगा बिकॉज़ यू आर इन सिंक विद द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। डायरेक्शन के लिए हमने आपके साथ सीसीटीवी इंडिकेटर शेयर किया हुआ है, जो अपने आप में आपको मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस करके आपको बता देता है। सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन चेक एनी स्टॉक एंड इट टेल्स यू कि अभी उसमें किस तरह का ट्रेंड है इन दैट रिस्पेक्टिव ट्रेडिंग कैटेगरी। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको इंट्राडे का बता देगा। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेड में जो भी मल्टी टाइम फ्रेम्स हैं, वैलिड हैं, उनका ट्रेंड एनालिसिस करके आपको रिजल्ट देता है। पोजिशनल ट्रेडर हो तो पोजिशनल का भी देता है। तो वहाँ से आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो अभी भी पाइपलाइन में हम धीरे-धीरे आपके लिए लेके आएँगे। फिलहाल अभी हम आपके लिए लेके आए थे एक अपडेट फ्रॉम अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन। तो मेरे पास कुछ क्वेरीज़ आए थे कि उसमें एब्रिविएशंस यूज़्ड हैं, एनएनएन, एलआर के। वो भी कल हमने आपको एक वीडियो में बताया था, फिर भी कुछ लोगों को उसपे कन्फ्यूज़न है। तो मैं आपको बता दूँ, जब मैं आपको बोलता हूँ कि नंबर्स एक जगह पे मर्ज हो रहे हैं, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में किसी भी प्राइस के पास 2 ही नंबर होते हैं, एक होता है प्राइस और एक होता है टाइम। तो यहाँ पर हम प्राइस एलिमेंट को यूज़ कर रहे हैं और प्राइस एलिमेंट में जब नंबर्स मैच हो रहे हैं तो प्राइस के पास कौन-सा नंबर होता है? प्राइस के पास नंबर होता है या तो सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का। तो जब प्राइस का मेजर सपोर्ट या मेजर रेजिस्टेंस दोनों एक जगह आके मर्ज हो जाता है और प्राइस उसको एक तरफ क्रॉस करता है तो वहाँ से मेगा मूव आता है। जनरली प्राइस अपने सपोर्ट से रेजिस्टेंस के बीच में ट्रैवल करता है, लेकिन आपने देखा होगा कुछ-कुछ स्टॉक्स हैं जो ब्रेकआउट होने के बाद भागते ही चले जाते हैं। वो इसलिए भागते हैं क्योंकि उनका सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक जगह आ जाता है। एंड यू गेट इफ यू गेट अ ब्रेकआउट अबव द एंटायर रेंज ऑफ दिस नैरो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, देन दिस इज अ मेगा ब्रेकआउट। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसका भी एक सिस्टम आप लोग को दे देंगे आगे चल के फ्रॉम अप्रैल में भी, जिसमें हम आपके साथ शेयर करेंगे वो नंबर्स। तो आपको वो मेगा नंबर्स भी अवेलेबल होंगे जिसमें आपको वो नंबर्स मिल जाएँगे, कि जिससे आपको ये पता चलेगा कि जब वो एकदम नैरो हो जाता है ना ज़ोन उसका, तो दोनों नंबर्स पास में आ जाते हैं, जो सपोर्ट है और जो रेजिस्टेंस है, वो एकदम नैरो हो जाते हैं। तब वहाँ पर जब ब्रेकआउट आता है, तो वो फिर एक मेगा ब्लास्ट होता है। तो वो नंबर्स भी हम मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के साथ शेयर करना स्टार्ट करेंगे वेरी सून एंड अभी हम आपके साथ जो उसमें दे रहे हैं, वो हैं पर्टिकुलरली वो स्टॉक्स जिनमें इस तरह की कंडीशन बन रही है। यानी कि उनके नंबर्स जो हैं वो काफ़ी क्लोज़ आ चुके हैं एंड नाउ इट इज़ रेडी टू गिव अ बिग मूव ऑन ईदर साइड। अब देखिए जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पास-पास आ गया है और अगर प्राइस ऊपर निकलता है इन दोनों के तो वो अच्छा ऊपर बुलिश हो जाएगा। अगर वो नीचे निकलता है तो वो बेयरिश हो जाएगा। तो आप अपने चार्ट सेटअप के साथ उसको फिर राइट कर सकते हो क्योंकि फिर वो अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाता है एंड वहाँ पर फिर एक बड़ा मूव हमको देखने को मिलता है। नाउ वहाँ पर 3 कैटेगरीज़ हैं अगेन इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल। तो अगर शॉर्ट टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जगह आएँगे, देन इट बिकम्स अ इंट्राडे ट्रेड। अगर मीडियम टर्म सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक जगह आ जाएँगे, इट बिकम्स अ स्विंग ट्रेड। और अगर लॉन्ग टर्म नंबर्स मर्ज करने लग गए, देन इट बिकम्स अ पोजिशनल ट्रेड। So this is how we define the numbers in our, you can say the new column that we have added in the ultimate stock selection, which is called the power play. एंड उसमें बहुत कम स्टॉक्स आएंगे, लेकिन जब आए कुछ कुछ टाइम तो आपको दिखेगा 10-10 दिन तक कोई स्टॉक ही नहीं आ रहे। बिकॉज आप सोचिए, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक जगह पे आना मतलब प्राइस को कितना वहां पर ऊपर नीचे प्राइस बताता है ना, कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने अगर कहीं पर बार-बार सपोर्ट लिया है प्राइस ने, देन वी नो दिस इज़ अ स सपोर्ट।
कहीं पर प्राइस निकल ही नहीं पा रहा है, बार-बार रेजिस्ट कर रहा है, तो दैट बिकम्स अ रेजिस्टेंस एंड दैट इज़ हाउ अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इज़ फॉर्म्ड। अब अगर वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहे वो पुराने हों और वहाँ पर प्राइस ने बार-बार रिस्पेक्ट किया है एंड दे आर कमिंग टुगेदर, तो दैट बिकम्स आवर एन स्टॉक, द पावर प्ले स्टॉक। तो उस तरह से हम आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहे हैं उन स्टॉक्स के नाम, ताकि आप भी उनका बेनिफिट ले सको। हम तो ऑलरेडी उसको कई दिनों से, कई सालों से ट्रेड कर रहे हैं और हमने अब सोचा कि इसको ऐड कर दिया जाए। तो जितने एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, उन सबको हमने उसमें ये अपडेट दे ही दिया है ऑलरेडी एंड वीडियो के माध्यम से हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको उसमें ट्रेड फोर्सी करना है। स्टॉक एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर वो एक बड़े मूव के लिए रेडी है। अब आप जो भी चार्ट सेटअप यूज़ करते हैं, जेएमटी, आरएच, 2050 व्हाटएवर सेटअप यू यूज़ और यू गो विथ सीसीटीवी, तो आपको जब भी वहाँ पर एंट्री मिलती है इन योर रिस्पेक्टिव टाइम फ्रेम, यू कैन गो। तो अगर वहाँ पर आपको इंट्राडे का दिख रहा है तो यू कैन यूज़ स्मॉलर टाइम फ्रेम्स, स्विंग का दिख रहा है यू कैन यूज़ मीडियम टाइम फ्रेम्स ऑफ 1 आवर 75 मिनट्स। अगर आपको वहाँ पर एक पोजिशनल ट्रेड दिख रहा है देन यू कैन गो विथ वीकली, डेली टाइम फ्रेम। अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड को उसमें प्लान कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि कब आपको कैश में ट्रेड करना चाहिए, कब आपको फ्यूचर में ट्रेड करना चाहिए। अगर आपके रिस्क एपेटाइट अच्छी है, अगर आप वोलेटिलिटी को हैंडल कर सकते हो, आपका इमोशन नहीं आता है बार-बार और आप एब्सोल्यूट लॉस ले सकते हो या फिर आप एक इन्वेस्टर हो, तो कैश इज़ वेरी गुड, यू मस्ट गो विथ कैश ऑप्शन और कैश में आपको ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए आई वुड रादर से। एंड अगर आप एक ट्रेडर हो, देन व्हाट आई वुड से एंड सजेस्ट इज कि इन द लॉन्ग रन आप जितनी जल्दी फ्यूचर को यूज करके या डेरिवेटिव्स को यूज करके ट्रेड करना सीख जाते हो, उतना आपको मार्केट ज्यादा रिवॉर्ड देने लगता है। द बेस्ट पार्ट इज यू आर ऑलवेज इन कंट्रोल ऑफ योर ट्रेड, इवन अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट जा रहा है तो, एंड यू कैन स्टिल कम आउट ऑफ द ट्रेड विदाउट गिविंग एनी प्रॉफिट, एनी लॉस। यानी कि अगर हमको प्रॉफ़िट होगा तो हम पूरा लेंगे। लेकिन अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं जाएगा, अगर हमको प्रॉफ़िट नहीं दे रहा है, अगर हमने बाय किया था और वो नीचे आ रहा है, तो हम उस कंडीशन में भी लॉस नहीं देंगे। तो आई होप आपको इसकी क्लैरिटी मिल गई होगी एंड बाकी हमने अपने मेंटरशिप में आप लोग को इसके बारे में बताया है कि किस तरह से हेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं, कब कौन-सी एक्सपायरी यूज़ करनी चाहिए, कब कौन से स्ट्राइक में ट्रेड करना चाहिए, स्ट्राइक कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, हर एक चीज़ आपको वहाँ बताई है। 5 लेवल के एडजस्टमेंट आपको बताए हैं, जब कौन-सा लेवल का एडजस्टमेंट कब डिप्लॉय किया जाता है और कब कौन-सा हेज आपको यूज़ करना है, कब क्या बनाना है, वो सब हमने आपको बताया है। इसके साथ एक और अपडेट है कि हमारे जो हैंड होल्डिंग बैच है, हम लोग 8 बैचेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा 9th एंड 10th बैच होगा, दे विल बी दिस विल बी आवर कंक्लूडिंग बैच। इसके बाद हमारे हैंड होल्डिंग सीरीज़ बंद हो जाएगी एंड द 9th बैच वुड स्टार्ट ऑन 15th ऑफ February and the 10th batch would start on 15th of March. तो 15th of March से 14th of April would be our last batch for handholding because हमारा काफ़ी वर्क है जो R&D का अभी इन द पाइपलाइन है एंड वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द mentorship batch also, the second mentorship batch, and very soon we are planning to come up with the third mentorship batch, most probably from the month of March, and we already have received a lot of queries regarding that, but this time we are trying to filter applicants on the basis कि मतलब आपका आपसे पहले हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से ट्रेड करते हैं, आप कितने पुराने हैं, क्या जानते हैं, नहीं जानते हैं, एंड देन वी वुड एनरोल बिकॉज़ उस हिसाब से फिर हम कैंडिडेट को आगे लेके जाएँगे। बिकॉज़ यहाँ पर हमारा जो 4 मंथ्स का मेंटरशिप रहता है, इट इज़ एक्सटेंसिव। उसमें 2 मंथ्स इज़ प्योरली ऑन कैंडलस्टिक्स, चार्ट रीडिंग, क्योंकि अगर आप चार्ट से या प्राइस से नेगोशिएट करना नहीं जानते हो, तो प्राइस हमेशा आपको प्रॉब्लम या ट्रैप करेगा। तो पहले 2 मंथ्स हम आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ये बताते हैं कि प्राइस के साथ कैसे नेगोशिएट करना है एंड कैसे आपको मल्टी कन्फर्मेशन प्राइस से लेनी है। वन्स यू नो कि आपको प्राइस मल्टी कन्फर्मेशन देने के लिए रेडी है, फिर हम आपको नेक्स्ट 1 मंथ ये बताते हैं, जो इसको हम बोलते हैं हमारे टूल्स के सेशन होते हैं। तो पहले 2 महीने के सेशन होते हैं रूल्स के, फिर होता है टूल कि मतलब कौन-सा टूल यूज़ करना है आपको ट्रेड करने के लिए। उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे हेजेस एंड उसके 5 लेवल के एडजस्टमेंट वो सारे आप लोग को बताए जाते हैं। एंड उसके बाद लास्ट 1 मंथ का जो हमारा सेशन होता है दैट इज़ ऑन टाइम साइकिल, गैन प्रिंसिपल्स, ईसीजी सिस्टम, सीडीआई सिस्टम एंड डेटा एनालिसिस।
तो इन सब चीज़ों को जब आप यूज़ करते हो देन आपके पास एक भी ऐसा पैरामीटर नहीं रह जाता है मार्केट का, जो ट्रेडिंग के पर्व्यू में नहीं आता है। सो इट कवर्स फ्रॉम ए टू ज़ी ऑफ द एंटायर ट्रेडिंग जर्नी। तो उससे आपको वो पूरी सारी नॉलेज मिल जाती है एंड उसके बाद एक बार जो मेंटरशिप हमारा कंप्लीट करते हैं, दे मस्ट गिव एट लीस्ट 4 टू 6 मंथ्स to understand and see the practical implication of all the understanding that they have learned. उसके साथ हमारे सिस्टम्स क्योंकि हम सिर्फ आपको नॉलेज ही नहीं देते, उसके साथ सिस्टम्स भी हमारे देते हैं, जिसमें कि हम चाहे वो हमारा अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शंस का सिस्टम हो या ऑप्शन ट्रेडिंग का सिस्टम हो या हमारा सीडीआई डेटा, ईसीडी डेटा हो, जो आपको पहले मार्केट खुलने के पहले वो लेवल्स बता देता है, जहाँ से प्राइस में मूव आता है। एंड इट हैज़ बीन वर्किंग फिनोमिनली वेल जैसे कि आपने देखा है। बिकॉज़ हम खुद उन सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। उन्हीं सिस्टम्स के को का जो बेसिक्स होता है जिनके बेसिस पे वो बने हैं, वो हम अपने मेंटरशिप में आपको बताते हैं। क्योंकि वही उन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हमने वो सिस्टम डेवलप करा। और वो सिस्टम आपको ईज़ी कर देता है क्योंकि जब आपके पास वो स्टॉक या वो ऑप्शन का स्ट्राइक आपके आईज़ के सामने मिलता है मार्केट आवर में, देन इट बिकम्स इवन मच मोर ईज़ियर टू एग्ज़ीक्यूट एंड टेक योर ट्रेड्स अहेड। तो we strongly believe in our knowledge, in our we have a very strong conviction and that is why हमने इतने ओपन थॉट्स के साथ अपने सिस्टम्स क्योंकि मार्केट में जनरली कोई अपना सिस्टम शेयर करता नहीं है। लेकिन हमने अपने सारे सिस्टम्स आप लोग के साथ शेयर किए हुए हैं एंड चाहे वो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन हो, सीसीटीवी हो, हमारा ओटीएस का सिस्टम हो जो अभी ऑप्शन ट्रेडिंग का आया है और जो हमारे पुराने मेंबर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग कोशिश करिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम, सीडीआई डेटा, ईसीजी सिस्टम इन सब पे अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने का। बिकॉज़ गोइंग फॉरवर्ड इनका जो नया वर्ज़न आएगा, वो काफ़ी पावरफुल होने वाला है, काफ़ी एक्सटेंसिव रीच को कवर करने वाला है। सो अगर आप इसको अच्छे से यूज़ कर पाएँगे तो उसका पावर आप सोच सकते हो कितना बड़ा होगा। So we are trying to keep pace with the changing and dynamics of the market, and this is our passion, and that is why we always try to match it, and we'll keep doing it. So with this positive note, I would end this session here. I hope आप लोग को समझ में आया होगा आज के सेशन का बेसिक मीनिंग क्या था। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग मिस करते हो ड्यूरिंग योर ट्रेड्स एंड उन्हीं चीज़ों को यहाँ कवर करने की कोशिश की गई है। आगे भी हम इसी तरह का कंटेंट लाते रहेंगे एंड टिल देन ट्रेड केयरफुली एंड ऑलवेज रिमेंबर वी आर देयर विथ यू एंड दिस इज टीम ट्रेडिंग शिक्षा एंड देयर इज नथिंग बियॉन्ड अस सो थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग एंड लिसनिंग थैंक यू